Hello everyone, today we are going to continue Control and Coordination class 10th, and in today's topic we will discuss control and coordination in plants. We have already covered control and coordination in animals. So let's start. The plants do not have a nervous system and sense organs like eyes, ears or nose, etc. like the animals, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स. तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है. एनिमल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है और यूजिंग देयर नर्वस सिस्टम उनके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. एनिमल्स के बॉडी में सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे आईज, ईयर्स और नोज़, जिससे हम डिफरेंट सेंसेशंस को सेंस करते हैं और उस प्रकार से हमारे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है. लेकिन प्लांट्स में एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्लांट्स है वो अपने वातावरण को सेंस नहीं कर पाते हैं. दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स. तो प्लांट्स कैसे ये सब कर पाते हैं? बेसिकली प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स. प्लांट्स के पास हार्मोन्स होते हैं. प्लांट बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो उनके शरीर के अंदर, उनके प्लांट बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं जैसे जैसे उनका वातावरण चेंज होता है. तो प्लांट्स के अंदर देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को संभालते हैं. और वो 4 हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन को हम जिबरलिक एसिड भी कहते हैं, एंड एब्सिसिक एसिड. इसके अलावा एक और हार्मोन होता है दैट इज अ गैसियस हार्मोन और उसका नाम है इथाइलिन. अब हम एक एक करके इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस देखते हैं. सो फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन. It is a hormone that is synthesized in the young shoot tip to promote fruit and shoot growth. तो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये कहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शूट. तो शूट के बिल्कुल ही टिप पर जो है एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, विच इज़ नोन एज ऑक्सिन. और ये क्या करता है? फ्रूट्स की ग्रोथ और शूट्स की ग्रोथ, शूट्स को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है. इट इज़ रिलीज्ड ऑन द टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम. रूट्स, ये शूट की टिप है. सिमिलरली ग्राउंड के नीचे रूट्स होते हैं, रूट्स की भी टिप में ये रिलीज होता है. इट्स फंक्शन इज़ टू मेक सेल ग्रोथ. बेसिकली सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है. मान लीजिए सेल कुछ इस तरीके का है तो इसको ग्रो कर देगा, उसका साइज़ बढ़ा देगा. एंड सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल को डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करता है. सेल डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ये डिवाइड कर रहा है, इट इज़ अगेन डिवाइडिंग, इट इज़ फर्दर डिवाइडिंग, लेकिन अभी इसका कोई भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है. इन सेल्स का कोई भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है. लेकिन जब इन सेल्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, आफ्टर डिफ्रेंसिएशन, तो ये जो सेल्स है ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को एक्वायर कर लेंगे और अभी फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्रेंसिएशन. और अब मतलब दे विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ये वाले जो सेल्स थे ये जनरल सेल्स थे, ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे और ये दे वर डिवाइडिंग, दे वर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. लेकिन आफ्टर डिफ्रेंसिएशन ये जो सेल्स है अब ये ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे और इनके अंदर कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन को ये एक्वायर करेंगे और उसी फंक्शन को ये परफॉर्म भी करेंगे. तो ये प्लांट में कौन डिफ्रेंसिएशन कौन प्रमोट करता है? हु इज़ डूइंग दिस फंक्शन? दिस इज़, ये जो प्लांट्स के अंदर जो सेल्स डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन. तो सेल्स की ग्रोथ करवाता है, सेल को डिफ्रेंशिएट कराता है और ऑल्सो फ्रूट्स की भी ग्रोथ में हेल्प करता है.
नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये एक टर्म से डिराइव हुआ है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब ही होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और वहीं से ही इस हार्मोन का भी नाम डिराइव हुआ है। तो जैसे कि इसका नाम बताता है ये सेल डिवीजन में मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स। लीव्स को बूढ़ा होने में भी डिले करता है, मतलब प्लांट को ज़्यादा टाइम तक यंग रखता है। इट डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन होने में भी हेल्प करता है। हमें पता है स्टोमेटा ओपन होते रहते हैं और क्लोज होते रहते हैं, तो साइटोकाइनिन की मदद से जो है स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी गैसेस एक्सचेंज भी होता है और ट्रांसपिरेशन भी होता है। तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में साइटोकाइनिन का भी रोल है। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज जिबरलिन। जिबरलिन को हम लोग जिबरलिक एसिड भी बोलते हैं। इट्स फंक्शन इज सेम एज ऑक्सिन। इसका जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऑक्सिन का फंक्शन देखा था, जिबरलिन का भी सेम फंक्शन होता है, जैसे कि ग्रोथ करना और सेल डिफरेंशिएशन करना, तो सेम एज ऑक्सिन। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बड्स। तो ये क्या करता है, डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करवाता है, किसमें, सीड्स में और बड्स में। क्या मतलब है डॉर्मेंसी का, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जब वातावरण बिल्कुल अनुकूल नहीं होता है सीड्स को जर्मिनेशन करने के लिए, तो वो एक डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं। तो जिबरलिन क्या करता है, सीड को डॉर्मेंट स्टेज में से बाहर निकालता है और उसको जर्मिनेशन में हेल्प करता है ताकि नए प्लांट्स का ग्रोथ हो। सिमिलरली बड्स से ही हमें पता है फ्लावर बनते हैं, तो बड्स में भी डॉर्मेंसी स्टेज आता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, तो उस डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और बड्स में से न्यू फ्लावर को जन्म देता है। सो दिस वाज जिबरलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी। तो ये देखिए एब्सिसिक एसिड जो है ये एक ग्रोथ इनहिबिशन का काम करता है प्लांट्स में। तो ये जिबरलिन का और ऑक्सिन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये डॉर्मेंसी को बढ़ावा देता है। जैसे जिबरलिक एसिड क्या करता था, डॉर्मेंसी को तोड़ता था, लेकिन एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को बढ़ावा देता है। इट क्लोजेज द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। आपको याद होगा साइटोकाइनिन जो था वो स्टोमेटा को ओपन होने में हेल्प करता था, लेकिन एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करता है। बेसिकली एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जी हाँ, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही स्ट्रेस नहीं होता या एनिमल्स को ही स्ट्रेस नहीं होता, प्लांट्स भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस को झेलते हैं, और जब भी प्लांट्स को स्ट्रेस का पीरियड होता है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट्स के अंदर डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। क्यों, अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो सारा का सारा पानी जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे प्लांट को वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। तो वाटर स्ट्रेस ना हो प्लांट के अंदर, इसीलिए वो स्टोमेटा को ही क्लोज करा देता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन से वापस फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाती है, तो वापस एब्सिसिक एसिड अपना जो है उसका फंक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा कि ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। पत्तों को गिरा देता है या पत्तों को मुरझा देता है। तो दिस वाज एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन आर कॉल्ड द ग्रोथ प्रमोटर्स। तो जैसे हमने कहा ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन जो है उन्होंने ग्रोथ को प्रमोट किया। वो सेल को बढ़ा रहे थे, इलोंगेट कर रहे थे, ग्रोथ में दे वर कंट्रीब्यूटिंग, डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे थे, इसीलिए उनको हम ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने देखा एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, ये तो डॉर्मेंसी को बढ़ावा दे रहा है, इट इज़ प्रमोटिंग डॉर्मेंसी। इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम लोग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं। इसके अलावा जो एक और हार्मोन है दैट इज़ इथाइलिन, वो एक गैसियस हार्मोन है, उसका भी यही काम होता है। वो भी बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट ही करता है। तो ये हमारे सारे प्लांट के मेजर हार्मोन्स थे। Now, all living organisms react to their surroundings
Chemicals released by the cells help plant respond to stimuli as well. Plants like all the living beings move Plants like all the living beings move about. Plants have two types of movement, one that is dependent on the growth and the other that is not. तो जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने वातावरण, अपने सराउंडिंग्स के प्रति कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग्स में कुछ मतलब चेंजेस आ रहे हैं? तो बेसिकली हमारे बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इन चेंजेस को सेंस कर लेते हैं और फिर हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। प्लांट्स भी जो होते हैं वो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? बेसिकली प्लांट्स जो है कुछ मूवमेंट शो करते हैं जैसे ही उनको वातावरण में कोई स्टिमुलस मिलता है। तो प्लांट्स की दो मूवमेंट्स होती है, देयर आर टू मूवमेंट्स। एक ऐसी मूवमेंट होती है जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, एंड द अदर दैट इज़ नॉट। दूसरी है उसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक मूवमेंट है। तो प्लांट मूवमेंट्स को हम लोग, प्लांट मूवमेंट्स या प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द ट्रॉपिक मूवमेंट, अनदर इज़ द नास्टिक मूवमेंट। So what are tropic movements? When the stimulus has a particular direction and the movement of the plant occurs in the same direction. मतलब क्या होता है, जब plants की जब when the stimulus has a particular direction, किसी एक डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही है और प्लांट भी है, प्लांट की जो मूवमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन की तरफ है, उसी स्टिमुलस की डायरेक्शन की तरफ है, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इफ़ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलस, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए स्टिमुलस यहाँ से आ रही है और मूवमेंट भी मेरी इसी तरीके से है, इसी डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही है, माय ग्रोथ मूवमेंट, प्लांट की जो ग्रोथ मूवमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन से है। तो ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन अगर जो ग्रोथ है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट वाली डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस यहाँ से आ रहा है लेकिन जो प्लांट है वो इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ या मूवमेंट को शो कर रहा है, ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो ये था ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज नास्टिक मूवमेंट। व्हाट इज नास्टिक मूवमेंट? इट इज़ बेसिकली मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, इसको डायरेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं है, और इसका जो रिस्पॉन्स होता है ये काफ़ी इमीडिएट होता है। जैसे ही ये स्टिमुलस को सेंस करता है उसी क्षण ये रिस्पॉन्स देता है अपना। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करें तो ये इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती है स्टिमुलस में, इसको काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट जो होता है इसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत जल्दी होता है, इमीडिएट होता है। जैसे कि जब हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो वो किस तरीके से मुरझा जाती है, उसके जो पत्ते हैं वो ड्रॉप करने लगते हैं। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। Now tropic movements are of different types: phototropism, geotropism, thigmotropism, hydrotropism and chemotropism। तो अब हम एक एक करके इन सारे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है जियोट्रॉपिज्म। सो जियोट्रॉपिज्म, तो ये देखिए ये प्लांट है और इस प्लांट के ग्राउंड के नीचे, सॉइल के नीचे देयर आर रूट्स, और अबव द ग्राउंड इट इज़ द स्टेम। तो जियो से आप क्या समझते हैं? जियो यानी कि अर्थ, और ट्रॉपिज्म यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोट्रॉपिज्म? मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि अर्थ के टूवर्ड्स होता है। तो जो भी इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स लाइक अ स्टिमुलाई। तो जो इस स्टिमुलाई के टूवर्ड्स, प्लांट का वो वाला पार्ट जो इस स्टिमुलाई के टूवर्ड्स जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो नीचे की डायरेक्शन में ही होता है, ग्रोथ हो रहा है और वो नीचे नीचे ग्रो करते हैं टूवर्ड्स द अर्थ्स ग्रेविटी, यानी कि दे आर
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन अगर हम बात करें स्टेम्स की, तो स्टेम्स की जो ग्रोथ होती है वो ऊपर के डायरेक्शन में होती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम स्टेम्स की बात करें, प्लांट्स में अगर हम स्टेम्स की बात करें तो वो ग्रेविटी के अवे ग्रोथ कर रहे हैं, इसीलिए इस किस्म की जियोट्रॉपिक ग्रोथ को हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, विच इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटी। द रूट्स ग्रोज टूवर्ड्स ग्रेविटी, जैसे हमने देखा जो रूट्स है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड द शूट ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जो शूट्स है वो ऊपर की तरफ, जो कि उल्टी डायरेक्शन है अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो वो एग्जाम्पल है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का। तो दिस वॉज जियोट्रॉपिज्म। नाउ नेक्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो से क्या समझते हैं आप? फोटोसिंथेसिस, वैसे ही फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ऐसी ग्रोथ मूवमेंट जो लाइट के डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये प्लांट है, तो प्लांट के जो स्टेम है, दिस इज़ द स्टेम ऑफ द प्लांट, ये हमेशा सनलाइट के टूवर्ड्स ग्रोथ करती है। तो सनलाइट इज़ फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो ये जो स्टेम है ये भी ऊपर की तरफ ही ग्रो करेगी, है ना। लेकिन जो रूट्स है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो नीचे की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, यानी कि वो सनलाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो जो स्टेम होते हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करते हैं, क्योंकि वो लाइट की टूवर्ड्स ही अपनी ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो रूट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट उनका ग्रोथ होता है। So what is phototropism? It is the movement of plant parts in response to light. तो लाइट एक स्टिमुलस का काम करता है फोटोट्रोपिज्म में। जो लाइट की तरफ ग्रो करता है वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म को शो करता है, जैसे कि स्टेम, और जो लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट में ग्रोथ करता है दैट इज़ योर रूट, एंड उसको हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं। तो स्टेम्स मूव टूवर्ड्स द लाइट, रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट। तो स्टेम्स आर पॉजिटिवली phototropic and roots are negatively phototropic. So this was phototropism. Now next is hydrotropism. तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जब वाटर एक स्टिमुलस का काम करता है और जब ग्रोथ वाटर के टूवर्ड्स होती है, वाटर एज अ स्टिमुलस को मद्देनज़र रख के होती है, ऐसे ग्रोथ मूवमेंट को हम हाइड्रोट्रोपिज्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट है और ये यहाँ पे सॉइल में लगा हुआ है। तो इस मिट्टी में बहुत सारा पानी है, बहुत सारा नमी है, मॉइस्ट सॉइल है, तो प्लांट को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो प्लांट मज़े से अपना जो है वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ को जी रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरे सिचुएशन में, यहाँ पर जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल है, यानी कि यहाँ पर जो है पानी की कमी है सॉइल में। तो लेकिन नीचे जो है कहीं पे ग्राउंड वाटर है। तो देखिए जो प्लांट के रूट्स है वो इस पानी को, इस ग्राउंड वाटर को सेंस कर पा रहे हैं कि कहीं दूर पे पानी है, और ये जो अपने रूट्स है, जो प्लांट के रूट्स है, ये उसी पानी के डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार बेंड कर रहा है। तो ये इसके जो रूट्स है उसने वाटर को सेंस किया और वहाँ उसी डायरेक्शन में इसने अपने रूट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, ताकि इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। जब मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है वाटर के टूवर्ड्स, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जब वाटर से दूर होगा, अवे फ्रॉम वाटर होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगेन रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स हाई ह्यूमिडिटी लेवल आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। सो दिस वॉज हाइड्रोट्रोपिज्म। नाउ नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म. So what is chemotropism? Movement of plant parts in response to chemical stimuli is known as chemotropism. तो केमिकल जब एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है तो वहाँ पर ऐसे ग्रोथ को हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो क्या मतलब है इसका? आपको पता है
जैसे मान लीजिए ये हमारी ये पिस्टल है, तो इस पिस्टल पे यहाँ पे देयर इज़ ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज़ अ पॉलन ग्रेन। अब ये भी पॉलिनेशन हुई है तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया है, एंड इस पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट होता है, और इस मेल गैमीट को यहाँ एग के पास पहुँचना है, ओवम के पास पहुँचना है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे इस तरीके से एक पोलन ट्यूब बनती है, और उस पोलन ट्यूब में से ये जो पोलन ग्रेन है इट फाइनली रीचेस टू द डेस्टिनेशन, यानी कि ओव्यूल में पहुँच जाता है जहाँ पे फीमेल गैमीट इज़ प्रेजेंट, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन इस पोलन ग्रेन को कैसे पता चलता है कि इसको यहाँ जाना है? ये यहाँ पे भी तो जा सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पर भी उड़ के जा सकता है, बट वाई इट इज़ कमिंग लाइक दिस? ये इसी पोलन ट्यूब में ही नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये उस केमिकल को सेंस कर पा रहा है। यहाँ पे जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं दे आर एक्टिंग एज अ स्टिमुलाई, और ये जो पोलन ग्रेन है ये उसको सेंस कर पा रहा है, और इसीलिए ये इसी डायरेक्शन में टूवर्ड्स द केमिकल ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है, और फिर उसी पोलन ट्यूब की मदद से ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने डेस्टिनेशन यानी कि ओवम के पास पहुंच जाता है, और फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो जब केमिकल के टूवर्ड्स कोई ग्रोथ होती है, जैसे कि यहाँ पे पोलन ग्रेन ने किया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और जब केमिकल के से दूर ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। सो दिस वाज कीमोट्रोपिज्म। नाउ नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का क्या मतलब होता है? थिग्मो का मतलब होता है स्किन या टच। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच। किसी प्लांट को किसी ने टच किया, और प्लांट वो जो टच है दैट एक्टेड एज अ स्टिमुलाई, और प्लांट ने कोई ना कोई मूवमेंट शो किया, ग्रोथ शो किया ड्यू टू दैट टच। तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ग्रोथ मूवमेंट को वी कॉल थिग्मोट्रोपिज्म। तो जब टच के टूवर्ड्स ग्रोथ होगा तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, और जब टच से दूर होगा, अवे फ्रॉम द टच होगा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का बेहतरीन एग्जाम्पल है ये स्टेम टेंड्रिल। ये जो टेंड्रिल है, हम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक स्टेम होता है, जैसे आपने देखा होगा क्लाइंबर्स या जो क्रीपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, और उनको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमने एक सपोर्ट ले लिया, और इन वीक स्टेम में इस तरीके से स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं। तो इन स्टेम टेंड्रिल्स को हम सपोर्ट से, इस तरीके से इनको थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं। तो जैसे ही सपोर्ट का इन टेंड्रिल्स पे टच होगा तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो प्लांट है ये इसी डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। सो द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो सपोर्ट का टच मिलते ही, टच लगते ही ये जो प्लांट है ये उसी डायरेक्शन में, उसी सपोर्ट के ही सहारे अब ये अपना ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म. So with this we have completed all tropic movements. Now next is nastic movement. So what is nastic movement? Basically nastic movement growth independent movement होती है, इसको growth से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने देखा tropic movement जो होता है वहाँ पर growth होती है, स्टिमुलाई के टूवर्ड्स भी हो सकती है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट भी हो सकती है। जब स्टिमुलस के टूवर्ड्स होती है तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जब स्टिमुलस के अगेंस्ट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम नेगेटिव ट्रोपिज्म भी कहते हैं। लेकिन नास्टिक मूवमेंट को ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक मूवमेंट होती है। द मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो कोई भी वातावरण में कुछ चेंज होता है, स्टिमुलस मिलता है इनको, तो उसके रिस्पॉन्स में ये कुछ मूवमेंट को शो करते हैं। बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में उन्होंने स्टिमुलस को सेंस किया है उसी डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स को दिखाएंगे। बेसिकली ना डायरेक्शन से कोई लेना देना, ना ग्रोथ से कोई लेना देना। जैसे कि क्या एग्जाम्पल है इसका, द मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा पुडिका भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट इज मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका में ये नास्टिक मूवमेंट को देखा जाता है
किस प्रकार की नास्टिक मूवमेंट को देखा जाता है? एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट को देखा जाता है। थिग्मो अभी हमने देखा टच, तो जब भी हम उस टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो वो थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है। तो वो सिकुड़ क्यों जा रही है? तो वहाँ पे बेसिकली जब उसको किसी ने टच किया तो दैट टच एक्टेड एज अ स्टिमुलस। तो अब उसने क्या किया, वो थोड़ी सी उसमें मतलब वो मुरझा गई। सो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। वो कुछ ग्रो नहीं कर रही है, कुछ उसका साइज वगैरह बढ़ता नहीं है, जस्ट दैट इज़ अ मूवमेंट। जैसे कि ये देखिए, ये दिस इज़ मिमोसा पुडिका। जैसे ही आप इसको कोई टच कर लेता है तो देखिए किस तरीके से मुरझा जाती है। तो इसने अपना रिस्पॉन्स शो किया, इसने अपना मूवमेंट शो किया, लेकिन ये इसका ऐसा नहीं है कि टच करने से इसका साइज़ बढ़ गया, कुछ ग्रोथ इसमें हो गई। सो इट्स जस्ट अ मूवमेंट। यहाँ पे जो टच है, किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी जानवर ने जैसे ही इसको टच किया तो दैट टच एक्टेड एज अ स्टिमुलस, और इसने क्या किया, इन रिस्पॉन्स इसने ये थोड़ा मुरझा गई और कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होता। तो ऐसे मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि टच की मदद, टच इज़ द स्टिमुलस, तो टच वाले स्टिमुलस को हम बोलते हैं थिग्मोनास्टी। विद दिस वी हैव completed द प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. In conclusion, control and coordination are important for plants, of course, because they allow them to respond to changes in the environment. तो environment में बदलते जैसे जैसे changes आते हैं तो plants के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मदद से ही वो उन बदलते हुए एनवायरनमेंट में चेंज जो होता है उससे वो भी बदलते हैं। दे अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड, वो रिएक्ट कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स भाग नहीं सकते या उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता या कोई मूवमेंट एज सच नहीं होती। जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई या वातावरण में कुछ बदलाव आ गया, बट प्लांट्स में लोकोमोशन इज़ नॉट देयर, बट वो कुछ छोटी मोटी मूवमेंट्स दिखाते हैं। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनके अंदर हार्मोन्स की मदद से भी होता है। हार्मोन्स में वो दे यूज़ केमिकल्स, हार्मोन्स यूज़ करते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। दे सेंड सिग्नल्स एंड उसकी मदद से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स में। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. थैंक यू सो मच. आई होप you found this video useful.